भाई एवं बहनों, आप जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे भाई या मेरे बहन जो भी पढ़ रहे हैं, अच्छे से अपने एग्जाम के ऊपर ध्यान दे करके पढ़ें। अब टाइम कम है और आपको अच्छे से प्रिपरेशन करोगे फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। और आज जो मैं आपके केमिस्ट्री की क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 होगा और उसमें आपका हम बात करने जा रहे हैं एसिड एवं बेस पे। इसके छोटा भी वीडियो मैं बना दिया हूँ, आपका लॉन्ग वीडियो भी बन रहा है। आपको जो अच्छा लगे वो वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि बच्चे थोड़ा क्या करते हैं, छोटा-छोटा वीडियो ज़्यादा देखने की पसंद करते हैं, बड़ा-बड़ा वीडियो कम देखने का पसंद करते हैं। बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है, आपको अगर नॉलेज पूर्ण नॉलेज चाहिए तो आपको बड़ा वीडियो देखना ही पड़ेगा किसी भी सर का। आगे तो बात करते हैं हम लोग अम्ल और एसिड के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एसिड के ऊपर। किसके ऊपर? एसिड के ऊपर। एसिड क्या होता है बच्चों? जो हाइड्रोजन जो है जल से विक्रिया करके H+ आयन दे देता है, यानी हाइड्रोनियम आयन, यानी इसको बोलते हैं H3OH+। ये कहता है कि H+ ओनली पॉजिटिव चार्ज आयंस एक्वा सॉल्यूशन में। एक्वा सॉल्यूशन मतलब जो तरल पदार्थ होंगे, जो एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाएगा उसमें जो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होती है ओनली फॉर वन, कितने? वन, वो सॉरी ओनली फॉर वन नहीं, यानी हमेशा पॉजिटिव चार्ज होनी चाहिए। कौन सा चार्ज होनी चाहिए? पॉजिटिव चार्ज हो H+। अगर H+ हो जाए या H+2 हो, H+3 हो, H+4 हो, उसकी कोई बहस नहीं है, लेकिन हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए? प्लस चार्ज होनी चाहिए, माइनस चार्ज नहीं होनी चाहिए। आगे समझ में? तो लिखा हुआ है कि हमेशा पॉजिटिव आयंस होनी चाहिए किसके ऊपर में, यानी H+ होना चाहिए। तो आप देखो, अब H+ आयन जो है मेरा एक अनस्टेबल होते हैं। क्या होता है? अनस्टेबल। एक साथ दो को इसमें आता है, स्टेबल, और एक स्टेबल होता है, एक अनस्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, अनस्टेबल का मतलब होता है अस्थिर। क्या होता है? अस्थिर। ये जो ससुरा जो है ना H+ आयन बिल्कुल अस्थिर है, क्योंकि स्थिर ही नहीं रहने वाला है, इसीलिए हम लिख दिए इसको कि ये अनस्टेबल है। बात समझ में आ गई? दूसरी बात है ऑर्गेनिक पॉइंट को पढ़ना। जब हम ऑर्गेनिक आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्गेनिक का क्या क्या कंडीशन होती है, वहाँ क्या पोजीशन होती है। तो ऑर्गेनिक में ये जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल जो है, ये मेरा एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं, इंग्लिश नाम होता है एसिटिक एसिड और हिंदी में बोलते हैं एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं इसको। ये विनेगर कलर के होते हैं और ये जो कंडीशन होता है एसिटिक एसिड में, आपने देखा CH3COOH एक अलग टाइप का होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म ही एक अलग हो जाते हैं, उसके बारे हम आगे बात करेंगे। ये है मिनरल्स, यानी खनिज अम्ल। अम्ल जो है एक खनिज के रूप में होते हैं। वो मिनरल्स क्या क्या होते हैं? जैसे है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल है ये। और ये जो है H3PO4 फास्फोरिक अम्ल है और H2SO4 सल्फ्यूरस अम्ल है और ये हाइड्रोजन सल्फाइड अम्ल है। तो इसके ऊपर जो हम बात करेंगे, तो ये जो आपने मिनरल्स खनिज अम्ल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खनिज अम्ल, मिनरल्स का मतलब खनिज अम्ल, और खनिज अम्ल में आपने क्या क्या देखा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल और H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, H2SO3 फास्फोरिक H2SO4 फॉस्फोरिक अम्ल जो सल्फ्यूरिक अम्ल के अंतर्गत आते हैं, और H2S जो होते हैं बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं। और ये जो कार्बोनिक अम्ल होते हैं बच्चों, वो एकदम वीकली होते हैं, जिसको हम कमजोर पढ़ते हैं, कमजोर से कमजोर, बहुत कमजोर होती है ये अम्ल। आगे समझ में? यानी सबसे कमजोर होती है। आगे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग जो होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग के अंतर्गत हम अगर बात करें तो एसिटिक एसिड जो है अपना H+ आयन CH3COO और सिंगल माइनस, जिसको माइनस के रूप में लेते हैं, इसे बोलते हैं CH3COOH, जो है एक्वा सॉल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। ये जो सॉल्यूशन मेरा ये क्या है? एक्वा सॉल्यूशन है, वीक। अब कौन-कौन से पोजीशन कमजोर होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? वीक। वीक मतलब कमजोर। तो भाई कमजोर कौन-कौन से होते हैं? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। आयंस जो भी होंगे और मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे, वो दोनों क्या होते हैं सर? कमजोर हो जाते हैं। क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं।
तो आगे हम बात करते हैं, आपने देखा कि एसिड में क्या होती है, H+ आयन दे देती है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देती है। और हाइड्रोजन गैस को हमेशा कैसा चार्ज होनी चाहिए, प्लस चार्ज होनी चाहिए। हाइड्रोजन प्लस जो होते हैं यानी ये क्या होते हैं, हमेशा अनस्टेबल होते हैं। और ऑर्गेनिक के फॉर्म में अगर हम देखें तो एसिटिक एसिड को देख सकते हैं जो विनेगल होते हैं। मिनरल्स जो खनिज अम्ल होते हैं उसमें सबसे जो कमजोर होती है कार्बनिक अम्ल होते हैं। ओके, आगे समझ में आपको, आगे हम फिर आगे बात करते हैं। हेलो बच्चों, ध्यान दो इस पर, क्या है बेसिसिटी ऑफ एसिड, क्या लिखा गया, बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड को में इसे इंग्लिश में बोलते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड को इंग्लिश में बोलते हैं अम्ल की क्षारकता। क्या बोलते हैं बच्चों, अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता क्या करता है, वन ऑफ आयोनिसेबल हाइड्रोप्लस आयंस वन मोलेक्युल्स ऑफ एसिड कंटेंट्स। इसका मतलब होता है कि अम्ल के एक अणु में आयनित हाइड्रोजन आयनों की संख्या होती है, उसे हम लोग कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला है HCl, क्या है HCl। तो HCl में कितने H है भाई, एक H है, इसीलिए हम बोले एक H+, यानी H के ऊपर क्या लगाते हैं, प्लस। कितने H है यहाँ पर, एक H+। इसे बोलते हैं, एक H+ को बोला जाता है मोनोबेसिक। क्या नाम देता है बच्चों, मोनोबेसिक। अगला स्टेप देखो, H2SO4 है बच्चों। H2SO4 क्या है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं और H2SO4 में H कितने हैं यहाँ पर, 2, इसीलिए 2H+ आएगा। और एक H है इसीलिए मोनो, और 2 H है इसलिए डाई बेसिक, इसका नाम पढ़ेंगे हम लोग। आगे पढ़ो कि H2SO4 कार्बनिक अम्ल जो है इसमें कितने H है, 2 H है, इसीलिए 2H+ और 2 डाइबेसिक, इसका नाम पढ़ा जाएगा। यानी 2 और H+ यानी कितने H इसके अंदर था, 2 H, इसलिए 2 H यहाँ रखे हम। और इसको जो लिखा गया है 2 डाइबेसिक, 2 का मतलब क्या, डाई होता है, इसीलिए हम डाई लगाए हैं। 2 मतलब डाई, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, याद रखोगे बच्चों ये बात को। 2 यानी डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। तो यहाँ पर H2 कितने हैं, 2, इसीलिए 2 डाइबेसिक। और यहाँ पे H3 कितने, देखो H3 है और यहाँ पर PO4 है। तो भाई H3 PO4 के नीचे किधर H3 है, H3 कितने हैं मेरे पास, 3 H है, और इसके पास में कितने हो गए, प्लस। तो ये 3 है वो 3 ट्राइबेसिक कहलाएंगे। 2 होगा तो डाइबेसिक, 3 होगा तो ट्राइबेसिक। अब बात यहाँ पर आओ बच्चों, यहाँ पर सबसे मेन पोजीशन है कि CH3COOH H+ यानी मोनो बेसिक क्यों कहलाया, क्या होगा यहाँ पर, मोनो बेसिक क्यों कहलाया। बच्चों यहाँ पर तो सर एक पूरे क्या कहते हैं मोलिक्यूल्स के अंदर, तो पूरा मोलिक्यूल्स के अंदर आप देख रहे हैं कि 4 गो हाइड्रोजन है, हम एक ही H हाइड्रोजन लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 गो हाइड्रोजन है तो मैं 3 लिखा हूँ, यहाँ पर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखा हूँ, यहाँ 2 है तो 2 लिखा हूँ, यहाँ 1 है तो 1 लिखा हूँ। ऐसा क्यों यहाँ हुआ कि 3 गो H यहाँ पर, 1 गो H यहाँ पर, भाई तीनों H मिला करके और एक H यहाँ से मिला करके 4 H हो जाता है, तो 4 H इसके अंदर तो लिखना होगा, तो टेट्रा मोनोबेसिक हो जाता। लेकिन ऐसी पोजीशन नहीं है बच्चों, इसका एक रूल है, वो रूल हम आपको अभी दिखाते हैं। आगे एक और बात करो, जैसे HCOOH ये भी एक क्या है, एक मोनोबेसिक है, ये सब क्या है, मोनोबेसिक। ये भी क्या है, अब देखो PO3H3, देखो है तो H3 लेकिन आया कितना, 2H+, इसे बोलते हैं हम लोग डाइबेसिक। क्या बोलते हैं बच्चों, डाइबेसिक। अब बात समझना है इसको, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर, और ये 6 और 7। तो 5 और 6 की हम स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या करेंगे भाई, 5 का और 6 का और 7 तीनों का स्ट्रक्चर देखना है, यानी संरचना सूत्र देखना है। भाई तीनों का अगर संरचना सूत्र तुम अगर देखते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, जरा गौर करना। तो उसका संरचना सूत्र देखोगे बच्चों तो कैसे, यहाँ पर ध्यान देना कि जैसे हम पहला अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो C ऐसा कर दे, यहाँ लिख लेते हैं CH3COOH ऐसे लिख लो,
और इसका स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो। तो भाई इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C ठीक है H ऐसे डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब देखो रूल कहता है कि अगर एक H मेन देखना है कि एक H जो है कितने O से अटैच है डायरेक्टली। तो भाई एक H जो है मेरा वो कितने O से डायरेक्टली अटैच होता है, एक O से। इसीलिए यहाँ पर लिया गया बाबू H प्लस। मेरे बात सबसे पहले ध्यान दो सही से, एगो O से एगो हाइड्रोजन अटैच है इसीलिए लिखा गया H प्लस, यानी एक H प्लस लिखा। अगर यहाँ दूगो O से हाइड्रोजन अटैच रहता तो दूगो H लिखते। अगर यहाँ हाइड्रोजन तीन गो O से अटैच होता तो तीन गो O लिखते। जैसे आपको एक और पॉइंट पे क्लियर होगा। ये 5 नंबर का कंडीशन था बच्चों। 6 नंबर में देख लो। 6 नंबर कहता है HCOOH। इसका अर्थ होता है कि HCOO और फिर से O और H। यहाँ भी आपको देखोगे तो एक गो O से एगो H अटैच किया गया है, इसीलिए इसका जो कंडीशन होगा वो H प्लस देगा और इसका भी H प्लस ही देगा। बात समझ में आ गई जो कि लिखा हुआ है। छठा सातवां के अगर हम बात कर ले कि फॉस्फीन की अगर बात करें तो यहाँ क्या होती है, P को यहाँ रखो, यहाँ डबल बॉन्ड O लो, इसका स्ट्रक्चर बना रहेगा हुआ। यहाँ क्या होते हैं O और यहाँ पर H ले लो, यहाँ फिर देखो O और यहाँ H ले लो और यहाँ तुम एक O देखो आपके पास कितने O मिलना चाहिए, तीन गो। एक O दो गो तीन गो तो मिल गया, लेकिन H कितना मिलना चाहिए, तीन गो। एक H दो H तीसरा H। तो इसीलिए यहाँ पर 2H लिखा गया है। तुम देखो गौर से कि डायरेक्टली एगो O से ये H अटैच है यानी जुड़ा हुआ है, और एगो O से ई H जुड़ा हुआ है, यानी दोनों O से क्या H जुड़ा हुआ है, दुइये H ना, तीसरा H तो नहीं है वो O से जुड़ा हुआ, इसीलिए उसको नहीं लेना है और जो जुड़ा हुआ है उसको ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या 2H, क्योंकि दूगो H से जुड़ा हुआ है। दूगो O से दूगो H जुड़ा है इसीलिए 2H लिखा गया है बच्चों। यहाँ पर एक H बाकी रह गया जिसके पास O नहीं है, यानी O से जुड़ा हुआ ये H नहीं था, इसीलिए उसको हम नहीं लेंगे। तो इसे हम बोलते हैं एसिड। यानी कैसे पहचानेंगे कि मोनोबेसिक है कि डाइबेसिक है कि ट्राइबेसिक है कि मोनोबेसिक है। इसकी क्लियर हम कर दिए आपको। थोड़ा सा एक बात और हम लिख देते हैं इसके अंदर। हाँ बच्चों, अगर आपने इतने क्लियर हो गए हैं तो एक बार अच्छे से ध्यान रखना, जितना ज्यादा O से H अटैच होगा, ज्यादा O से H अटैच होगा उतना H दे देना आंसर में। देखो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर यहाँ है, इसमें आपने देख रहा है कि दूगो O से दूगो H अटैच किया गया है, इसीलिए इसका आंसर 2H हो जाएगा, यानी 2H प्लस होगा। अब देखते हैं सर चौथा नंबर का क्या कंडीशन है। तो चौथा नंबर का स्ट्रक्चर मैं देखूं यहाँ पर, तो चौथा नंबर का जो स्ट्रक्चर यहाँ देखोगे तो क्या लिखोगे, P डबल बॉन्ड O, फिर आपके पास O, ये H, फिर O और ये H, और यहाँ पर फिर से O और ये H, और आपके पास है एक P हाइड्रोजन वगैरह सब जो हो गया, 3H हो गया आपके पास, P डबल बॉन्ड O, यानी 4 गो, 1 2 3 4 O है आपके पास में ना, तो 3 गो तो इधर, 1 गो उधर, खत्म। अब देखो इसका मेन जो कहानी था, इसमें इसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया, किसका स्ट्रक्चर है ये H3PO4 का। तो देखो तुम गौर से देखोगे, एक O से यहाँ अटैच है कार्बन हाइड्रोजन, एक O से यहाँ अटैच है हाइड्रोजन, और एक O से यहाँ अटैच है हाइड्रोजन। तो भाई कितने O से कितने हाइड्रोजन अटैच किया गया, 3 गो, इसीलिए इसका जो बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोजन होगा वो कितना लिखा जाएगा, ट्राइबेसिक। क्या लिखा जाएगा, ट्राइबेसिक। कितने O से अटैच है, एक O से एगो H, फिर एगो O से एगो H, फिर एगो O से एगो H, क्या H होगा, 3 गो H। तो तीनों H जो है डायरेक्टली अटैच है O से, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ट्राइबेसिक। आगे कोई दिक्कत, या 3H प्लस। तो आगे हम फिर से बात करते हैं। हेलो बच्चों, अब जो है अच्छा से आप ध्यान दीजिएगा इधर कि प्रिपरेशन ऑफ एसिड, किसका प्रिपरेशन करना है मुझे, एसिड के ऊपर प्रिपरेशन करना है या अध्ययन करना है। तो अधातु, नॉन मेटल मतलब होता है बच्चों अधातु।
और अधातु का रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन से करवाएंगे तो बनता है एसिड। क्या बन जाता है? एसिड। अब ध्यान दो, जब हम क्लोरीन क्या है मेरा एक नॉन मेटल है जिसे हम अधातु बोलते हैं। अधातु को जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है बच्चों HCl, और HCl क्या है बच्चों? ये एसिड के फॉर्म होता है। तो भाई HCl क्या होता है? एसिड यानी अम्ल होते हैं। ये दोनों जो कंडीशन होता है बच्चों की डायरेक्टली कॉम्बिनेशन सिंथेसिस यानी प्रत्यक्ष संयोजन संश्लेषण कहा जाता है। इसे कौन चीज कहा जाता है? प्रत्यक्ष संयोजन संश्लेषण। यानी अगर हम Br2 को जो भी Br जो है ये भी क्या है? एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल को जब हम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बचता है 2HBr, और 2HBr जो है यानी HBr जो मेरा एक अम्ल है यानी एसिड है। ओके। अगला है कि सल्फर को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, और हाइड्रोजन सल्फाइड भी क्या है? एक अम्ल है यानी एसिड के फॉर्म में। उसी के बाद हम अगला स्टेप लेते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। अगर हम नॉन मेटल को और ऑक्साइड को एक साथ ले लें, जैसे नॉन मेटल में क्या आ जाएगा? कार्बन आ जाएगा, और ऑक्साइड तो लिखा हुआ है O2। तो नॉन मेटल और ऑक्साइड, देखो नॉन मेटल बोलेंगे कार्बन को, ऑक्साइड बोलेंगे ऑक्सीजन को, तो दोनों है इसके अंदर नॉन मेटल और ऑक्साइड। नॉन मेटल और ऑक्साइड को जब हम जल से विक्रिया करवाते हैं तो बनता है बुच्चा कार्बनिक अम्ल जिसको बोला जाता है H2CO3, और इसे लिखा गया है कार्बनिक एसिड, हिंदी में भी लिखा गया है कार्बनिक एसिड। जब हम SO3 को H2O यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब हम जल के साथ विक्रिया करवाते हैं बच्चों तो ये बन जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि लिखा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, हिंदी में भी सल्फ्यूरिक लिखाता है और इंग्लिश में भी सल्फ्यूरिक एसिड भी आप लिख सकते हैं। जैसे अब हम नाइट्रस की अगर बात करें तो नाइट्रस क्या होता है? H2O। जब नाइट्रस को ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं बच्चों तो HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल है, और HNO2 नाइट्रस हाइड्रोजन जो नाइट्राइज है यानी नाइट्रस एसिड है, इसे बोलते हैं नाइट्रस एसिड, और इसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड दोनों देख लो कि क्या होते हैं। जब नाइट्रस ऑक्साइड को जब हम जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है, और दूसरा बनता है बच्चों नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का जो फॉर्मूला आता है HNO2, और नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों HNO3 होता है। और ये जो है बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड ये मिक्स्ड फॉर्म में होते हैं। क्या होता है? मिक्स्ड फॉर्म में लिया जाता है, मिक्सचर रहता है ये। तो अगला जो है पढ़ना मुझे प्रिपरेशन ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल को यानी नॉन मेटल जो है उसको हम अम्ल के साथ कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं तो ये बन जाता है H2SO4, और जल बाहर हो जाते हैं जिसे हम बोलते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और नाइट्रस ऑक्साइड भी बाहर हो जाते हैं। ये सिंपल सी बात ध्यान रखना कि जब हम सल्फर को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं तो बन जाता क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, और प्लस जल और नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है? बाहर चली जाती है, या बाहर उपस्थित हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम उसी प्रकार से फास्फोरस को और नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ये फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फीन बन जाता है। H3PO4 जो फॉस्फिक है, फॉस्फीन, और जल और नाइट्रस ऑक्साइड क्या होते हैं? फॉस्फोरिक है, और फॉस्फोरिक उसके बाद फॉस्फोरिक बनने के बाद क्या होती है? जल और नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है? बाहर उपस्थित हो जाती है। इसी तरह से अगर हम कार्बन को नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाते हैं या कंसंट्रेट कराते हैं, कंसंट्रेट है सब में कंसंट्रेट करवाते हो बच्चों तो ये क्या बन जाता है? जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड बाहर हो जाते हैं। इसमें अगर आपको क्या कहते हैं बैलेंस करना है तो कर सकते हैं बैलेंस। यहाँ पर कितना 6 कार्बन, और यहाँ 2 4 कार्बन, और 6 कार्बन पूर गया आपको। यहाँ देखते SO4, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4 गो, और यहाँ ऑक्सीजन कितने? 36 18 गो भाई। तो 4 गो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा आपको हो गया 2 और 4 6 ही हुआ। अगर हम इसके पीछे आपको 6 हाइड्रोजन पुराने की बात करें तो 2 4 और 2 6 पुर जाता है। आपको अगर ऑक्सीजन नहीं पूरा तो 6 और 6 18 ऑक्सीजन हो जाएगा। नाइट्रोजन तो इसके अंदर है ही नहीं। ओके, हाँ नाइट्रस ऑक्सीजन की मात्रा पूर गया। 2 को यहाँ है बच्चों, 4 और 4 है 2 6 और 2 8 गो है। यहाँ तुम क्या करो 4 लगा दो। 4 लगाओगे तो कितना हो जाएगा? जरा गौर करना। तो 4 दूना 8 गो ये, और 8 6 आपको हो गया कितना? 4 दूना 8,
8 2 10 और 4 14 गो ऑक्सीजन हो गया और यहाँ 36 18 गो ऑक्सीजन है। कुछ न कुछ तो और गड़बड़ी है जिसको हम लिख सकते हैं। हाँ बच्चों, ये जो देख रहे थे आपने सल्फ्यूरिक एसिड को बैलेंस करना, बैलेंस कर चुके हम लोग 6 एच है यहाँ पर और 6 3 18 वो है, तो देखो 6 और 2 9 5 6 2 12 वो और 2 16 12 2 14 और 4 को वो यहाँ पर है ऑक्सीजन 18 हो गया और 2 को एच यहाँ 2 को 4 पर 6 एच यहाँ पर गया नेट 6 एन तो 6 एन भी खुल गया यहाँ पर, यानी बैलेंस्ड हो गया। उसी तरह से 5 यहाँ लगा देना, यहाँ पर 5 लगा हुआ है, आपको बैलेंस करके देख लो, बना हुआ बैलेंस हो गया है। ये क्या होता है बच्चों, फास्फोरिक एसिड होता है। इसका नाम क्या आता है, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का अगर फॉर्मूला पूछा जाता है आपसे तो H3PO4 लिखना, और जब हम नाइट्रिक एसिड का नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला पूछा जाए आपको तो HNO3 बोलना। नाइट्रिक अम्ल होता है बच्चों HNO3 और फास्फोरिक एसिड होता है H3PO4। और ये नाइट्रिक एसिड जब कार्बन से अभिक्रिया करवाता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड क्या होते हैं आपस में बाहर हो जाते हैं और आप अपना अपना क्या करते हैं, रिजोल्यूशन देखते हो, जल बनाकर उपस्थित रहते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसी में और लास्ट करेंगे इसी टॉपिक को सारे। ओके, अब बच्चों जैसे फॉर्म साल्ट प्लस नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल को बोला जाता है बच्चों गैर वाष्पशील अम्ल। जो गैर वाष्पशील अम्ल होते हैं उसे हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल या वोलेटाइल एसिड। वोलेटाइल एसिड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 जो है ये वोलेटाइल एसिड के अंतर्गत आ जाते हैं। और मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि ये नॉन साल्ट के ऊपर बात करेंगे तो NaCl क्या है, एक साल्ट है मेरा जो नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और साधारण नमक का जो फॉर्मूला होता है वो NaCl होता है। एग्जाम हॉल में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में कि साधारण नमक का फॉर्मूला कौन होता है, तो साधारण नमक का जो फॉर्मूला होता है वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक के नाम से जाना गया है। और बच्चों एक चीज खास बात यह है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, बहुत ज्यादा सल्फ्यूरिक अम्ल के क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड के अंदर कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला। जब हम सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और ये बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बाहर हो जाते हैं। इसका नाम है NaHSO4 का नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट लिखा गया है और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर हो गया है। साथ में ये देखो सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, पूछा जाता है एग्जाम हॉल में कि सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो NaNO3 और प्लस H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसको भी हम क्या करते हैं, इस पूरे रिएक्शन को 200 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करके क्या ला लेते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है और प्लस HNO3 वापस बाहर चली जाती है आकाश वायुमंडल में उड़ के। तो यहीं तक आज का आपका क्लास था केमिस्ट्री का, जो 10th क्लास की केमिस्ट्री था। आज हम आपको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। आज हम फिर से बात करेंगे एसिड एवं बेस के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप इसको ध्यान रखना अच्छे से। ओके बाय। पढ़ते रहो बच्चों, अपने एग्जाम का तैयारी अच्छे से प्रिपरेशन करना। ओके धन्यवाद।